दोस्तों ये स्टोरी का 39वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रूही बुलेट के पीछे बैठ गई। राजवीर रूही को लेकर रघुवंशी मेंशन आ गया। रघुवंशी मेंशन में सब मेन गेट के पास ही खड़े थे। चाहे शादी जैसे भी हुई थी, अब राजवीर रघुवंशी फैमिली का दामाद बन गया था। इसीलिए हर्षवर्धन के साथ साथ रघुवंशी फैमिली का हर मेंबर राजवीर और रूही के स्वागत के लिए बाहर खड़ा था। तभी राजवीर की बुलेट मेंशन में गेट के बाहर आकर रुकी। सिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, लगता है सीनियर ने कुछ ही घंटों में रूही को ठीक कर दिया। दिव्यांश ने भी मन ही मन कहा, रूही बुलेट पर कैसे आ गई, क्या बात है। लगता है राजवीर ने रूही की नस पकड़ ली। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन रूही और राजवीर को इज्जत के साथ अंदर ले आया। राजवीर को बहुत अजीब लग रहा था। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, चाचू कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हर्षवर्धन ने भी मुस्कुराकर कहा, कुछ ज्यादा नहीं है, एक दो बार ही तुम्हारा स्वागत करूंगा, उसके बाद तो तुम बेधड़क इस घर में आ सकते हो। तभी पीहू भागते हुए आई, राजवीर की गोद में चढ़ गई और फिर नाराज होकर बोली, राजवीर भैया आपने तो रूही दी से शादी कर ली, अब मुझसे शादी कौन करेगा। आपने तो कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपसे शादी करूंगी। पीहू की इतनी प्यारी बात सुनकर राजवीर ने पीहू के गाल पर किस करके कहा, राजवीर तो अपनी पीहू से ही शादी करता, लेकिन यह जो तुम्हारे डैडी है ना, इन्होंने राजवीर को फंसा दिया। राजवीर की बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन रूही का तो मुंह बन गया, क्योंकि राजवीर अकेला नहीं फंसा था, रूही भी उसके साथ फंस गई थी। थोड़ी देर में सब डिनर करने लगे। हीर ने सब कुछ राजवीर और उनकी पसंद का ही बनवाया था। सब डिनर कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। सब खुश थे, अगर कोई दुखी था तो वह बस रूही थी। डिनर करने के बाद हर्षवर्धन खड़ा हुआ, रूही को देखकर बोला, रूही मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। यह सुनते ही रूही की सांस रुक गई। रूही ने मन ही मन कहा, चाचू मुझे क्यों बुला रहे हैं, चाचू को पता तो नहीं चला कि मैं मुंबई जाने वाली थी, कहीं प्लास ने चाचू को सब कुछ तो नहीं बता दिया। रूही भी अपनी जगह से खड़ी हुई और हर्षवर्धन के पीछे स्टडी रूम में चली गई। राजवीर भी डाइनिंग टेबल से उठ गया। वह जैसे ही स्टडी रूम की तरफ जाने को हुआ, शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीनियर उसे हर बार प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं, वह गलतियां करेगी तो चाचू उसे जरूर डांटेंगे और इस बार उसने बहुत बड़ी गलती की है। राजवीर ने अपना हाथ शिवाय से छुड़ाते हुए कहा, शिवाय रूही अभी बच्ची हैं, समझ जाएंगी, अभी कल ही तो चाचू उस पर इतना भड़के हैं, आज भी डांटेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। दूसरी तरफ स्टडी रूम में हर्षवर्धन गुस्से में रूही को देख रहा था और रूही नजरें झुकाए खड़ी थी। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, यह साड़ी जो तुम पहनकर आई हो कितने की है। रूही ने धीरे से कहा, चाचू 3 लाख की। इस पर हर्षवर्धन बोला, क्या तुम्हारे पति का इतना बजट है कि तुम 3 लाख की साड़ी पहनो। रूही कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। रूही समझ गई थी कि उसने जो राजवीर के 20 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली, उसका पता उसके चाचू को चल गया। हर्षवर्धन ने फिर गुस्से में कहा, अगर राजवीर तुम्हें कुछ कहेगा नहीं तो तुम गलतियां करती रहोगी। उसके पास वही 20 लाख थे जिससे वह अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था और तुमने एक ही झटके में उन 20 लाख की शॉपिंग कर दी। तुम अपना घर ऐसे संभालोगी। रूही ने कुछ नहीं कहा, वह भी चुपचाप वहीं खड़ी थी। रूही तो राजवीर को सबक सिखाना चाहती थी, जिसके चलते उसने राजवीर के 20 लाख कुछ ही घंटे में उड़ा दिए, लेकिन वह 20 लाख राजवीर ने भी 3 साल में जोड़े थे। रूही अब हल्के गुस्से में बोली, चाचू मैं राजवीर के घर में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे वहां नहीं रहना, मैं ऐसे नहीं रह सकती। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार 20 लाख की शॉपिंग की है, इससे पहले भी ना जाने कितनी बार ही मैंने कितने ही लाखों रुपए खर्च किए। इस पर हर्षवर्धन ने और ज्यादा गुस्से में कहा, और क्यों नहीं रहना तुम्हें वहां, कहाँ रहोगी, यहाँ मेंशन में। मैंने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हें अपने घर ही जाना होगा। अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर अपने परिवार को चाहती हो तो राजवीर के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, और अगर पैसे चाहती हो तो मैं आज ही तुम्हारा शेयर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, उसके बाद अपने परिवार को भूल जाना।
कोई भी तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखेगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। रूही ने सच में नहीं सोचा था कि वह अभय के साथ भाग जाएगी तो हर्षवर्धन उसे ऐसी पनिशमेंट देगा। रूही सुलगते हुए गुस्से में बोली, आप जानबूझकर यह बात बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं मैं आप सबको नहीं छोड़ सकती। यह बात बोलकर आपने मुझे उस 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड के साथ बांध दिया। राजवीर की औकात सिर्फ इस घर में बॉडीगार्ड की थी। बॉडीगार्ड को तनख्वाह देते हैं, आपने तो मुझे ही दे दिया। हर्षवर्धन दांत पीसते हुए बोला, अब रूही, राजवीर तुम्हारा पति है और तुम्हें अपने पति के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। इस पर रूही और गुस्से में बोली, नहीं करूंगी। राजवीर की इज्जत, मेरे लिए वह इस घर का नौकर है और नौकर ही रहेगा। आपको लगता है कि मैं उसके साथ अपना घर बसाऊंगी? बिल्कुल नहीं बसाऊंगी। मेरे भी फ्रेंड में कुछ इज्जत है। मैं अपने फ्रेंड को क्या कहकर राजवीर को इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि मैंने एक मामूली से बॉडीगार्ड से शादी कर ली। यह सुनते ही हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन ने अपना हाथ रूही को मारने के लिए उठाया, लेकिन थप्पड़ रूही को लगता उससे पहले ही राजवीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे किया और हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू इतना गुस्सा मत किया करो, रूही छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। हर्षवर्धन ने गुस्से में बोला, बड़ी नहीं हुई है राजवीर, बड़ी होती तो मेरी इज्जत उछाल कर शादी से नहीं भागती, बड़ी होती तो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करती। इसके अंदर तो अकल है ही नहीं। राजवीर, मुझे लग रहा है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा नहीं रहा। या साफ साफ कहती भी तो नहीं तो आज इसका शेयर इसके हाथ पर रख दो और अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाऊं। हर्षवर्धन ने फिर रूही की तरफ देखकर कहा, रूही अब भी रो रही थी। इस लड़की को अपनी इज्जत की परवाह है। 4 लड़कियों में इसकी इज्जत खराब हो जाएगी, लेकिन इसके चाचू की 4000 लोगों में इज्जत खराब हो रही थी, उसकी इसे परवाह नहीं। राजवीर हर्षवर्धन को समझाते हुए बोला, चाचू उसे थोड़ा वक्त तो दीजिए, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए और आपने अपना गुस्सा इस पर निकालना शुरू कर दिया। बात गुस्से की नहीं है राजवीर, बात है समझ की। अगर मैंने इसकी शादी तुमसे की है तो कुछ सोच कर ही की होगी, लेकिन या तो इस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहती। मुझे डर है कि कहीं मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा ना होने लगे। हर्षवर्धन बोला। राजवीर ने फिर से समझाते हुए कहा, चाचू वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप रूही को टाइम तो दीजिए। हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और रूही को देखकर कहा, रूही, रिश्ते को निभाने की सोचो, तोड़ने की नहीं। रूही तो अभी भी सुबक रही थी, उसने अभी कुछ नहीं कहा और ना ही वह हर्षवर्धन की तरफ आंख उठाकर देखा। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, इसे ले जाओ मेरी आंखों के सामने से, ऐसा ना हो मैं इस पर और ज्यादा गुस्सा निकाल दूं। राजवीर ने रूही का हाथ पकड़ा और स्टडी रूम से बाहर ले आया। सारे स्टडी रूम के बाहर ही खड़े थे, अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। सबको डर था कि कहीं चाचू रूही का गुस्सा उन पर ना निकाल दे, इसीलिए सब चुपचाप बाहर खड़े हुए नजारा देख रहे थे। राजवीर जब रूही को लेकर बाहर आया तो सबको देखकर बोला, क्या फिल्म चल रही है क्या? यहाँ तो सब यहीं खड़े हो, जाकर अपना काम करो। राजवीर कमेंट नहीं करता, लेकिन आज राजवीर का कमेंट सुनकर सबके चेहरे हैरान हो गए और फिर वह अपने अपने काम पर लग गए। राजवीर ने हीर की तरफ देखकर कहा, चाची हम जा रहे हैं। इस पर हीर बोली, आज रात मत जाओ, यहीं रुक जाओ। अब दिव्यांश ने भी हीर की बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ राजवीर, वैसे भी तो तुम वहाँ अकेले ही रहते हो और इसकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि अभी जाने के मूड में है। आज तुम यहीं रुक जाना। रूही तो अभी खड़ी हुई सुबक रही थी और तभी सिवाय रूही के सामने जाकर बोला, अब देख क्या रही हो, मैं कह रहा हूँ जाओ अपने कमरे में। यह सुनते ही रूही को रोना और तेज हो गया और उसने राजवीर से अपना हाथ छुड़ाया और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। सिवाय ने भी राजवीर को देखकर कहा, मैंने चाचू को पहले ही कहा था, चाचू सीनियर के गले में इस लड़की को मत बांधो, लेकिन चाचू ने ही कहा कि तुम इसे पसंद करते हो। सिवाय की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वह हंसा नहीं।
फिर वह वापस से डाइनिंग टेबल पर बैठ गया क्योंकि उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। चाची को देखकर बोला, चाची मुझे थोड़ा सा और खाना है। हीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह राजवीर को खाना सर्व करने लगी। खाना खाने के बाद राजवीर भी रूही के कमरे की तरफ चला गया। राजवीर रूही के कमरे की तरफ जा तो रहा था, लेकिन वह जानता था कि रूही नहीं चाहती कि उसके कमरे में रहे। लेकिन चाचू के सामने राजवीर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए वह रूही के कमरे में चला गया। रूही अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए रो रही थी। राजवीर समझता था रूही इस वक्त इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं है, फिर भी राजवीर कुछ कर नहीं सकता था। शायद यही रीजन था कि राजवीर रूही से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह रूही को कभी भी एक लग्जरी लाइफ नहीं दे पाता। राजवीर ने रूही को रोते हुए चुप नहीं करवाया, बल्कि बालकनी में चला गया। राजवीर बालकनी में खड़ा हुआ हवाओं को महसूस कर रहा था। इतनी बेचैनी तो राजवीर को तब नहीं हुई जब वह रूही से दूर था। आज रूही उसके पास थी, उसके बाद भी राजवीर बेचैन हो रहा था। और राजवीर ने रूही के साथ अपनी ऐसी जिंदगी की इमेजिनेशन तो नहीं की थी। राजवीर पूरे 1 घंटा बालकनी में खड़ा रहा, फिर वह अंदर आया। तब तक रूही भी सो चुकी थी। राजवीर भी जाकर सोफे पर लेट गया। सोचते सोचते राजवीर को भी नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग रूही की जब आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया, लेकिन तभी उसके कानों में राजवीर की कुछ धीमी धीमी सी आवाज पड़ी। राजवीर बालकनी में खड़ा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। राजवीर किसी को फोन पर कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं डाउन पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, या डील कैंसिल कर दीजिए। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपको दोबारा कांटेक्ट कर लूंगा। राजवीर ने फोन काट दिया और उसका फोन दोबारा रिंग करने लगा। राजवीर ने फोन रिसीव किया। सामने से आवाज आई, सर आपका लोन पास नहीं हुआ। इस पर राजवीर ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, और फिर उसने फोन कट कर दिया। राजवीर का एक सपना था कि वह एक रेस्टोरेंट खोले, लेकिन सिवाय के डील के चलते वह बॉडीगार्ड बनकर रह गया। पर जब रूही से उसकी शादी हुई तो राजवीर समझ गया कि अब उसे बॉडीगार्ड की जॉब नहीं करनी, इसलिए वह अपने सपने के पीछे भागने लगा। रूही राजवीर के पीछे खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी, और उसे कुछ सेकंड के लिए महसूस भी हुआ कि उसे ऐसे ही राजवीर के 20 लाख रुपए खर्च नहीं करने चाहिए थे। बेशक रूही के लिए वह बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन राजवीर के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था, जिसे रूही ने कुछ ही सेकंड में खर्च कर दिया। लेकिन अगले ही पल रूही को अपनी शादी याद आ गई और वह गुस्से में बाथरूम में चली गई। सुबह सब नाश्ता कर रहे थे। हीर ने नाश्ते में भी राजवीर की पसंद की चीज बनाई थी। राजवीर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ बोला, अब मैं इतना भी मेहमान नहीं हूँ जो आप मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। अभी एक रात पहले तो इस घर में बॉडीगार्ड था। इस पर हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल पर बैठता हुआ बोला, एक रात पहले थे ना, लेकिन अब नहीं हो, अभी तो घर के जमाई हो। अब जितनी इज्जत इस घर के बेटों को मिलती है उतनी ही इज्जत तुम्हें मिलेगी। यह सुनते ही सिवाय विराज और दिव्यांश जोर जोर से हंसने लगे। हर्षवर्धन ने तीनों को घूर कर देखा तो सिवाय बोला, मतलब अब सीनियर भी हमारे साथ पिटेगा। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, खुद तो चले गए और इन मुस्टंडों को मेरे पास छोड़ गए। थोड़ी देर बाद रूही भी डाइनिंग टेबल पर आ गई। रूही का चेहरा ही बता रहा था कि वह रात भर कितना रोई है। फिर वह डाइनिंग टेबल पर आई और उसने अपने लिए नाश्ता लिया। तभी हर्षवर्धन ने रूही को डांटते हुए कहा, रूही पहले नाश्ता राजवीर को सर्व करो। यह सुनते ही रूही हैरानी से हर्षवर्धन को देखने लगी। हर्षवर्धन ने फिर कहा कि मैंने किसी और लैंग्वेज में नहीं बोला, सीधा सीधा हिंदी में बोला है, तो तुम मुझे ऐसे मत देखो। चुपचाप पहले राजवीर को नाश्ता सर्व करो, उसके बाद खुद खाना। अपनी सिंड्रेला चाची से कुछ सीखो। हर्षवर्धन ने फिर आर्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर्या से भी सीख सकती हो, वह तुमसे छोटी है, फिर भी हीर के साथ उसकी पूरी मदद करती है। और एक तुम हो जो मेहमानों की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अब चुपचाप उठो और राजवीर को खाना सर्व करो। रूही अब कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उठी और उसने राजवीर को खाना सर्व कर दिया। लेकिन वह अंदर ही अंदर गुस्से में जल रही थी। हर्षवर्धन ने रूही का चेहरा पढ़ लिया और वह रूही को और डांटते
उससे पहले ही हीर ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ रखकर पलकें झुका दी, जैसे कहना चाहती हो बस कीजिए, कल तो डांट ही रहे थे, इसे और कितना डांटेंगे। हर्षवर्धन ने हीर के एक्सप्रेशन को समझते हुए कहा, जितनी इसने गलती की है ना, उस हिसाब से मैं इसे बहुत कम डांट रहा हूँ, वरना कौन बाप होगा जिसकी बेटी फेरों से भाग जाए और वह उस लड़की को घर में आने दे। राजवीर ने भी हर्षवर्धन को शांत करवाते हुए कहा, बस कीजिए चाचू, अब रूही को कुछ मत कहिए, वह धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। रूही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने सबके सामने गुस्सा किया नहीं। वह जानती थी अगर वह गुस्सा भी करेगी तो भी उसके चाचू उसे ही डांटेंगे, इसलिए वह डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। लेकिन अब उसका नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए वह बेमन ही थोड़ा बहुत खाकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी हर्षवर्धन ने उसे फिर से रोकते हुए कहा, अपने कमरे में जाकर क्या करोगी? चुपचाप राजवीर के साथ उसके घर जाओ, फेरे की रस्म हो गई। रूही, जो कि सीढ़ियों तक ही गई थी, वापस आकर राजवीर के पास खड़ी हो गई, बोली, चलिए। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, तुमने नाश्ता नहीं किया, लेकिन राजवीर को करना है, उसे ठीक से खाने दो, उसके बाद ही वह तुम्हें लेकर जाएगा। हीर ने हर्षवर्धन को आंखों आंखों में कुछ इशारा किया और हर्षवर्धन हीर के साथ एक कमरे में चला गया। हीर बोली, पीहू के डैडी, रूही पग फेरे की रस्म के लिए आई है तो क्या हम उसे कुछ उपहार नहीं देंगे? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, जो तुम्हारा मन हो दे दो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन उसे हमारे उपहारों की कदर तो है नहीं। हर्षवर्धन ने यह बात बहुत ही रूड तरीके से कही थी। इस पर हीर ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, बच्ची है, गलती हो गई, आप तो रूही पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, तुम नहीं जानती हीर, अगर प्लास नहीं होता तो यह अब तक राजवीर को छोड़कर भाग चुकी होती। प्लास ने इसे समझाया तो यह वापस राजवीर के पास गई। मैं इसकी हरकतें घर में किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन यह लड़की मुझे बताने पर मजबूर कर देती है। मैं इस लड़की को डांट नहीं रहा, इसे सही रास्ते पर लेकर आना चाहता हूँ। रूही हाथ से निकलती जा रही है और मैं इसे इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। तुम भी जानती हो राजवीर कितना अच्छा लड़का है, राजवीर से अच्छा लड़का इस लड़की को पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। पर रूही को तो यह बात समझ नहीं आती। रूही राजवीर को छोड़कर भागने वाली थी। यह बात सुनकर तो हीर को भी टेंशन हो गई। उसे यकीन नहीं था कि रूही इतनी समझदार लड़की ऐसा भी स्टेप ले सकती है। फिर भी उसने रूही की ही साइड लेते हुए कहा, पीहू के डैडी, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो रूही यही है ना, अब तो हमें उसे बहुत अच्छे से विदा करना चाहिए। हर्षवर्धन ने कहा, तुम रूही को जो भी देना चाहती हो दे दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजवीर अपनी खुददारी के चलते कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा। फाइनली हर्षवर्धन और हीर ने कुछ डिसाइड करके बाहर आ गए। राजवीर ने नाश्ता कर लिया था। राजवीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, ठीक है चाचू, अब चलते हैं। तभी हीर कुछ पैकेट लेकर बाहर आई और उसने रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रूही, या कुछ उपहार हैं जो मैंने और आपके चाचू ने आपके लिए खरीदे हैं, या अपने साथ ले जाओ। रूही का दिमाग बहुत खराब था। रूही बोली, चाची, मुझे यह गिफ्ट नहीं चाहिए, वैसे भी मैं बाइक पर लेकर इन्हें नहीं जा पाऊंगी, और रहने दीजिए। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखा और हर्षवर्धन ने भी कहा, ठीक है, अगर इसे हमारे दिए हुए तोहफे नहीं चाहिए तो ना सही, रहने दो, मत दो। राजवीर ने फिर से हर्षवर्धन की तरफ देखा और हर्षवर्धन ने पलकें झपकाई। राजवीर रूही को लेकर मेंशन से बाहर आ गया। राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रूही राजवीर के पीछे बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद राजवीर ने बुलेट अपने घर बाहर रोक दी। रूही उतरकर घर के अंदर आ गई। राजवीर ने बुलेट अपनी छोटी सी पार्किंग में लगाई और रूही के पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। लेकिन वह जैसे ही घर के अंदर आया, रूही उस पर चिल्लाकर बोली, अगर पैसे खर्च नहीं करने थे तो स्टाइल में आकर मुझे कार्ड क्यों थमाया था? सीधा सीधा बोल देते कि रूही, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं खुद कपड़े अरेंज कर लेती, लेकिन तुमने तो चाचू से जाकर मेरी शिकायत कर दी, फिर चाचू से मुझे बचाकर चाचू के सामने अपनी इज्जत भी बढ़ा ली। चाचू को मुझसे ज्यादा तुम पर यकीन है। पता नहीं तुमने कौन सा ब्लैक मैजिक कर दिया जो चाचू मेरी बात सुनते ही नहीं और तुम्हारी बात बिना बोले ही समझ जाते हैं। राजवीर तो बहुत शांति से रूही को सुन रहा था। फिर उसने अपनी बुलेट की चाबी टेबल पर रखी और किचन में चला गया।
फिर वहां से पानी लेकर पिया और फिर रूही के पास आकर बहुत प्यार से बोला, मैंने चाचू को कुछ नहीं बताया, बल्कि जहां से तुमने शॉपिंग की थी वहां के मैनेजर ने चाचू को बताया। अब तुम अपना यह गुस्सा जाकर उस मैनेजर पर निकालो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो हो ही झूठे। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगी। हो ना हो तुमने ही चाचू को मेरे खिलाफ भड़काया है। तुमने मेरी सिचुएशन का पूरा पूरा फायदा उठाया। रूही चिल्लाई। रूही के चिल्लाने से राजवीर ने अपने कान में उंगली डाली और उसे हिलाते हुए कहा, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करने जा रहा हूँ। यह बात बोलकर राजवीर वहां से चला गया, जबकि रूही गुस्से में वहीं खड़ी रही। रजावत हाउस। फाइनली दृष्टि को 9th मंथ स्टार्ट हो गया था। अब उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे दृष्टि का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। हर छोटी मोटी बात पर गुस्सा करने लगी थी। शौर्य और वरदान दोनों ही पार्टी में जा रहे थे। पूर्वी और दृष्टि दोनों ही सोफे पर बैठी हुई थी। शौर्य ने अपना कोट ठीक करते हुए कहा, पूर्वी वैसे तो दृष्टि की डिलीवरी में टाइम है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे कॉल कर लेना। वरदान भी अपना कोट ठीक करता हुआ कमरे से बाहर आ गया। शौर्य की बात सुनकर वरदान ने कहा, हाँ पूर्वी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कॉल कर लेना, हम तभी के तभी आ जाएंगे। वैसे तो अभी दृष्टि की डिलीवरी में काफी टाइम है। शौर्य ने फिर दृष्टि की तरफ देखकर कहा, दृष्टि कोई प्रॉब्लम होगी तो टेंशन मत लेना, हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। इस पर दृष्टि ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ ठीक है भैया, समझ गई। मैं आपकी बात रोज रोज एक ही बात सुनकर मैं थक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता आप सब मुझे छोटी बच्ची क्यों समझते हैं। मैं खुद एक माँ बनने वाली हूँ और आप लोग मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। आप जाइए पार्टी में, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। शौर्य, वरदान और पूर्वी तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, देखने लगे और फिर तीनों ने एक साथ कंधे उचका दिए, जैसे कहने वाले हों, भगवान ही जाने कैसा बच्चा पैदा होगा, लगता है बवाल ही पैदा होगा। वरदान ने शौर्य के कमर पर थपथपाया और दोनों रजावत हाउस से निकल गए। वरदान बाहर आया। उसने डैनी को देखकर कहा, अगर दृष्टि को प्रॉब्लम हो तो तुम दृष्टि और पूर्वी को लेकर अस्पताल चले जाना। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। रघुवंशी मेंशन। हीर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। हीर ने एक लाइट येलो कलर की जाजट की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज हर्षवर्धन को लेकर डिनर के लिए बाहर जा रहा था। हीर तैयार होकर नीचे आई, जहां हर्षवर्धन पहले से ही हीर का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन ने हीर को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि हीर बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर दूर से ही कहा कि पीहू की मम्मी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह बात सुनकर हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वह हर्षवर्धन के पास आकर बोली, पीहू को भी साथ ले लो। इस पर दिव्यांश, जिसने पीहू को गोद में उठाया हुआ था, वह बोला, नहीं सिंड्रेला चाची, आप पीहू की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं और पीहू बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, आप जाइए। पीहू ने भी दिव्यांश की बात को समझते हुए कहा, हाँ मम्मा आप जाइए, पापा के साथ घूमी घूमी करके आइए, मैं दिव्यांश भैया के साथ रह लूंगी। सिवाय जो कि सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, उसने हंसकर कहा, इतना मत सोचिए सिंड्रेला चाची, चली जाइए। वैसे भी आपके पति देव आपको पूरे 6 महीने बाद अपने साथ डिनर पर ले जा रहे हैं। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और मेंशन से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह सोफे तक पहुंचा, उसने एक थप्पड़ सिवाय के सिर पर मारा और फिर खुद से ही बड़बड़ाया, खुद तो चले गए, इन्हें छोड़ गए मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। सिवाय तो अपना सर रब करता हुआ हर्षवर्धन को जाते हुए देख रहा था और फिर खुद से ही बोला, चाचू ने भी मेरा सिर मंदिर का घंटा समझ रखा है, जब चाहा बजा देते हैं। थोड़ी देर तक दिव्यांश पीहू के साथ खेलता रहा। सिवाय लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहा था। वीरा अपने फ्लैट में चली गई थी और विराज भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था, इसलिए वह भी अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद पीहू दिव्यांश की गोदी में ही सो गई। दिव्यांश ने सिवाय को देखकर कहा, सिवाय पीहू सो गई है, मैं इसे आर्या के पास लेटाकर आता हूँ, तो तू ही किसी दूसरे कमरे में जाकर सो जाना। पीहू और आर्या को डिस्टर्ब मत करना। सिवाय का मन तो था कि वह कह दे कि पीहू को अपने पास बुला ले, लेकिन फिर उसने सोचा कि पीहू जग जाएगी तो आर्या उसे अच्छे से संभाल लेगी।
इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। दिव्यांश ने पीहू को आर्या के कमरे में लेटा दिया। आर्या भी पीहू को देखकर खुश हो गई और उसी के पास लेट गई। दिव्यांश वापस अपने कमरे में चला गया। उसने लैपटॉप ऑन किया और उसकी स्क्रीन पर दृष्टि की फोटो आई। दृष्टि की फोटो देखकर दिव्यांश को फिर से बेचैनी होने लगी। दिव्यांश ने खुद से कहा, पता नहीं शौर्य कब तक बात करेगा, कब मेरी और दृष्टि की शादी होगी, कब दृष्टि परमानेंट इस घर में आएगी। दिव्यांश ने काम करने की कोशिश की लेकिन उसका ध्यान काम में लग ही नहीं रहा था। इसीलिए वह लैपटॉप बंद करके बालकनी में चला गया और आंखें बंद करके बैठ गया। उसे दृष्टि और उसकी यादें फिल्म की तरह उसके सामने चल रही थी। दूसरी तरफ हीर और हर्षवर्धन एक बड़े से रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। हीर तो पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट को देख रही थी, रजावत हाउस। पूर्वी ने दृष्टि के लिए डिनर बनाया और फिर दृष्टि को सर्व करते हुए कहा, दृष्टि मैंने तेरे लिए फेवरेट पुलाव बनाया है, खा ले। दृष्टि बोली, पूर्वी मुझे दर्द हो रहा है। इस पर पूर्वी की आंखें बड़ी हो गई और वह कहने लगी, कहाँ दर्द हो रहा है? इस पर दृष्टि ने कहा, कमर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। पूर्वी ने कहा, मैं शौर्य भैया को फोन करती हूँ। पूर्वी शौर्य को कॉल करने लगी लेकिन शौर्य का फोन आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। इस पर पूर्वी ने अपने सर पर हाथ मार कर कहा, कह कर तो ऐसे गए थे जैसे मैं फोन मिलाऊंगी और वह फोन उठा लेंगे। अब देखो फोन ही ऑटो सर्विस आ रहा है। फिर पूर्वी ने वरदान के पास कॉल किया लेकिन वरदान का कॉल बिजी आ रहा था। इतने में दृष्टि चिल्लाई, पूर्वी मुझे बहुत ज्यादा दर्द है। पूर्वी दृष्टि को सहारा देकर डाइनिंग टेबल से सोफे पर ले गई। पूर्वी डरने लगी क्योंकि उसने कभी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया था। पूर्वी ने कहा, दृष्टि हम अस्पताल चलते हैं। शौर्य भैया और अंकल का तो कॉल लग ही नहीं रहा। पूर्वी फिर भागते हुए बाहर गई जहां डैनी खड़ा था। पूर्वी ने डैनी को देखकर कहा, डैनी दृष्टि को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। डैनी बोला, ठीक है मैम, आप पैनिक मत होइए, जाकर दृष्टि मैम को ले आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। पूर्वी जैसे तैसे दृष्टि को संभाल कर कार तक ले आई। डैनी ने भी दृष्टि को बिठाने में हेल्प की। इस बीच दृष्टि बहुत चिल्ला रही थी। एक तो उसकी एज भी ज्यादा नहीं थी, ऊपर से उसने ऐसा दर्द पहली बार झेला था। दृष्टि गुस्से में चिल्लाई, मिस्टर रघुवंशी, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी आपकी, आपने ही मुझे यह दर्द दिया है। बहुत शरीफ बनते हो फिर भी मुझे इतना दर्द दे दिया। अगर मेरा बच्चा आपके जैसा हुआ तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। दृष्टि लगातार दर्द में चिल्ला रही थी और पूर्वी उसके पास बैठी थी जबकि डैनी ड्राइव कर रहा था। तभी बारिश भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ दिव्यांश बालकनी में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और तभी बारिश की कुछ फुहारें उसके चेहरे पर जाकर गिरी। दिव्यांश अपने ख्यालों से बाहर आया और बारिश को देखने लगा। अचानक ही उसके दिल में अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। दिव्यांश का मन कर रहा था कि वह अभी दृष्टि के पास चला जाए लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। डैनी ड्राइव कर रहा था और तभी उसकी गाड़ी में किसी ने जोरदार टक्कर मारी। डैनी वरदान का एक काबिल बॉडीगार्ड था, इसलिए उसने गाड़ी को मिसबैलेंस होने से संभाल लिया लेकिन अगले ही पल वह समझ गया कि उन पर अटैक होने वाला है। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, पूर्वी मैम, दृष्टि मैम को ठीक से पकड़ो। टक्कर लगने से पूर्वी और दृष्टि दोनों ही डर गई थी। दृष्टि तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, वह तो पहले ही दर्द से गुजर रही थी, ऊपर से अटैक होने की वजह से उसे घबराहट भी होने लगी। लेकिन पूर्वी बोली, डैनी यह सब क्या हो रहा है? इस पर डैनी ने कहा, हम पर अटैक हुआ है, किसी ने जानबूझकर हमारी गाड़ी में टक्कर मारी है, लेकिन आप दोनों टेंशन मत लो, मैं सही सलामत आपको हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। डैनी बहुत स्पीड से गाड़ी चलाने लगा और तभी उसने फ्रंट मिरर में देखा उसके पीछे दो गाड़ियां आ रही हैं, जिसे देखकर डैनी समझ गया कि वह गाड़ी उन्हें ही फॉलो कर रही है। डैनी के माथे पर सिकन आ गई। पूर्वी भी कंटिन्यू शौर्य का नंबर डायल कर रही थी लेकिन उसका नंबर मिल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ डैनी फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था लेकिन उनके पीछे आने वाली गाड़ियां भी फुल स्पीड में उन्हें फॉलो कर रही थी। डैनी ऐसी सिचुएशन से डरता नहीं था लेकिन आज उसके साथ एक प्रेग्नेंट लड़की थी जिसकी वजह से डैनी को डर लग रहा था।
डैनी ने ड्राइव करते हुए कहा, पूर्वी मैम तुम्हें ड्राइविंग आती है? पूर्वी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं डैनी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, और अगर आती भी तो मैं ऐसी सिचुएशन में ड्राइव नहीं कर पाती। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? इस पर डैनी ने कहा, अगर तुम्हें ड्राइविंग आती तो तुम मैम को लेकर हॉस्पिटल चली जाती और मैं इन लोगों को देख लेता, लेकिन अब तो हम पूरी तरह फंस गए हैं। तभी उनके पीछे आने वाली गाड़ी में से एक गाड़ी डैनी की गाड़ी को चेस करते हुए आगे चली गई और कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। अब ना चाहते हुए भी डैनी को गाड़ी रोकनी पड़ी। डैनी ने गाड़ी रोक दी और गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मार दिया और फिर पूर्वी को देखकर बोला, कुछ भी हो जाए तुम अभी गाड़ी से बाहर मत आना, मैं मर रहा हूं तब भी नहीं समझ गई। यह गाड़ी बुलेट प्रूफ है, जब तक तुम दोनों इस गाड़ी में हो या लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरी को बहुत डर लग रहा था। डर तो दृष्टि को भी लग रहा था, लेकिन इस वक्त जिस हालत में थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूर्वी ने डैनी का हाथ पकड़कर कहा, डैनी मुझे बहुत डर लग रहा है, दृष्टि की डिलीवरी भी होने वाली है। इस पर डैनी ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, जब कुछ समझ नहीं आता तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब तो जो होगा भगवान के हाथ में है। बच्चे तब भी पैदा होते थे जब हॉस्पिटल नहीं थे। इतना कहकर डैनी गाड़ी से उतर गया। पूर्वी फिर से सॉरी का नंबर डायल करने लगी। डर के मारे पूर्वी के हाथ में मोबाइल नीचे गिर गया और उसने फोन उठाकर देखा तो उसका दिमाग खनका। फोन नीचे गिरने से उसका हाथ कॉन्टेक्ट लिस्ट के शिवाय के नंबर को टच हो गया और शिवाय का नंबर डायल हो गया। शिवाय ने 2 ही रिंग में फोन पिक कर लिया और बोला, पैंथर की सेटिंग, मुझे क्यों फोन किया? पूर्वी इतना डर गई थी कि उसे समझ नहीं आया कि वह शिवाय को क्या बोले। फिर भी उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, शिवाय व डैनी बाहर। पूर्वी ने इतना ही बोला था कि एक हॉकी स्टिक उसकी गाड़ी में आकर लगी और पूर्वी का फोन नीचे गिर गया। बाहर डैनी उन लोगों से लड़ रहा था। वह 12 आदमी थे और डैनी अकेला। डैनी लड़ते लड़ते घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटा। वह अभी उन लोगों से लड़ रहा था। उन लोगों ने डैनी को बहुत मारा, लेकिन डैनी ने भी 3-4 लोगों की हड्डियां तोड़ दी। उनमें से कुछ लोग दृष्टि और पूर्वी की गाड़ी पर हॉकी स्टिक से मार रहे थे, लेकिन गाड़ी बहुत मजबूत थी इसलिए टूटी नहीं। पूर्वी और दृष्टि अंदर भी डर रहे थे और घबरा भी रहे थे। सबसे ज्यादा बुरी हालत तो दृष्टि की थी। तभी कुछ लोगों ने डैनी को पकड़ लिया और एक आदमी बोला, यार ऐसे तो यह हमसे लड़ता ही रहेगा, इसे मार देते हैं। उनमें से एक आदमी ने एक तेज धार वाला चाकू निकाला और डैनी की तरफ बढ़ने लगा। डैनी इस वक्त बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। पूर्वी यह नजारा गाड़ी में बैठी हुई देख रही थी। वह आदमी जैसे ही डैनी के पेट में चाकू मारने को हुआ, पूर्वी ने चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्वी लंबी लंबी सांस ले रही थी, उसकी हिम्मत आंख खोलने की नहीं थी। पूर्वी ने दृष्टि का चेहरा अपने सीने में छुपाया हुआ था। पूर्वी ने फिर जैसे तैसे अपनी आंख खोलकर देखा तो उस आदमी का हाथ हर्षवर्धन ने पकड़ा हुआ था। हर्षवर्धन हीर को लेकर मेंशन वापस लौट रहा था और रास्ते में उसने झगड़ा होते हुए देखा, इसलिए उतरकर डैनी की हेल्प करने लगा। हर्षवर्धन नहीं जानता था कि डैनी वरदान का बॉडीगार्ड है। वह तो इंसानियत के नाते डैनी को बचा रहा था। देखते ही देखते हर्षवर्धन भी उन लोगों पर टूट पड़ा। हर्षवर्धन के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी थे। वह बॉडीगार्ड भी हर्षवर्धन के साथ मिलकर उन सबको मार रहे थे। डैनी बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए वह सड़क पर ही बैठ गया। हर्षवर्धन ने डैनी को देखकर पूछा, कौन हो तुम? डैनी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह बोलने की हालत में नहीं था। डैनी ने एक गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, मेरे ऑनर की बेटी उस गाड़ी में है, वह प्रेग्नेंट है, प्लीज उसे अस्पताल पहुंचा दीजिए। हर्षवर्धन ने एक आदमी को मारते हुए एक बॉडीगार्ड से कहा, जाओ उस गाड़ी में एक लड़की है, उसे अस्पताल लेकर जाओ। वह बॉडीगार्ड हर्षवर्धन की बात मानकर वहां से पूर्वी और दृष्टि को लेकर चला गया।
तब तक हीर भी उतरकर डैनी के पास आ गई और अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी चोटों को साफ करने लगी। अब हर्षवर्धन और सिर्फ उसका एक बॉडीगार्ड बचा था जो उन लोगों से लड़ रहे थे, लेकिन वह आदमी बहुत ज्यादा थे। इस वजह से हर्षवर्धन और उसका बॉडीगार्ड कमजोर पड़ने लगे। तभी उन आदमी में से एक आदमी ने हर्षवर्धन को मारने के लिए गन निकाली। वह गन चलाता उससे पहले ही दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और बहुत गुस्से में कहा, मेरे चाचू को मारेगा, मेरे चाचू को। दिव्यांश सिवाय विराज पैंथर अपनी बॉडीगार्ड को लेकर वहां पहुंच गए थे। इतना कहकर दिव्यांश उस आदमी पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दिव्यांश ने उस आदमी को बहुत मारा। तब तक शिवाय और विराज भी उन आदमियों पर टूट पड़े थे। पूर्वी के फोन करने से तीनों ही मेंशन से निकलकर वहां आ गए थे। शिवाय ने हर्षवर्धन को पकड़कर साइड किया और बोला, चाचू अब आप यहाँ खड़े रहिए, अब हम इन्हें देख लेंगे। हर्षवर्धन साइड हो गया क्योंकि मारने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी। हर्षवर्धन अपना हाथ झटक रहा था। हर्षवर्धन फिर डैनी के पास आया। डैनी अब तक बेहोश हो चुका था। हर्षवर्धन और हीर दोनों ने मिलकर डैनी को उठाया और गाड़ी में बैठा दिया। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय को देखकर कहा, शिवाय तू इन लोगों को संभाल लेना, मैं इस लड़के को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। शिवाय ने एक आदमी को मारते हुए कहा, ओके चाचू आप जाइए, इनकी हड्डियां तो हम तोड़ देंगे। विराज तो उछल उछल कर मार रहा था क्योंकि विराज ने बहुत दिनों बाद अपना हाथ साफ किया था। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से उसने किसी को नहीं मारा था, इसलिए आज वह खुश होकर उन आदमियों को पीट रहा था। पैंथर एक आदमी को मारते हुए बोला, क्या बात है, आज ऐसा लग रहा है तू अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। इस पर विराज ने कहा, हाँ पैंथर भैया, बहुत दिन हो गए किसी पर हाथ साफ नहीं किया, आज तो मजा ही आ गया इन लोगों को पीट कर। दूसरी तरफ हीर हर्षवर्धन दोनों ही डैनी को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। हर्षवर्धन ने डैनी को अस्पताल में एडमिट करवाया और खुद हीर को लेकर कॉरिडोर में आ गया। कॉरिडोर के दूसरी तरफ हर्षवर्धन का बॉडीगार्ड खड़ा था जो पूर्वी और दृष्टि को अस्पताल लेकर आया था। हर्षवर्धन को देखकर वह बॉडीगार्ड हर्षवर्धन के पास आ गया और बोला, सर आप ठीक हो। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, उस लड़की की डिलीवरी हो गई। इस पर बॉडीगार्ड ने कहा, नहीं सर, एक्चुअली उन्हें अभी अभी लेबर रूम में लेकर गए हैं, कभी भी हो जाएगी। और वह दूसरी लड़की जो उसके साथ थी वह कुछ फॉर्म सबमिट करने गई है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तभी कमरे में से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बच्चे का रोना सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी एक नर्स उस बच्चे को लेकर बाहर आई। उसने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, आप जिसे लेकर आए थे उसकी डिलीवरी हो गई, बेटा हुआ है। वह नर्स बॉडीगार्ड को बेटा देने लगी तो उसने ना कहते हुए कहा, सिस्टर मैंने कभी छोटे बच्चे पकड़े नहीं हैं, तो आप प्लीज मैम को दे दीजिए। उस नर्स ने वह बच्चा हीर की गोद में दे दिया। हीर ने उस बच्चे को देखा तो देखते ही रह गई। सच में वह छोटा दिव्यांश ही लगता था। हीर ने अभी उसे कुछ सेकंड ही पकड़ा था कि हर्षवर्धन ने उस बच्चे को लेते हुए कहा, हीर मुझे भी दो ना, मुझे तो बच्चे पकड़ने का एक्सपीरियंस भी है। हर्षवर्धन ने जैसे ही उस बच्चे को गोद में लिया, ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बच्चा सुकून से सो रहा था। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा झुककर उस बच्चे के माथे को चूम लिया। हीर हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर बोली, पीहू के डैडी कितना प्यारा बच्चा है ना। हर्षवर्धन अभी भी उस बच्चे को ही देख रहा था और फिर वह भी मुस्कुराकर बोला, पीहू की मम्मी बहुत प्यारा बच्चा है। हर्षवर्धन ने उस बच्चे को हीर की गोद में दिया और अपने पैकेट में से कुछ पैसे निकाले और उस बच्चे पर वार करके उस नर्स के हाथ में देते हुए कहा, पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवा दीजिए। हर्षवर्धन और हीर नहीं जानते थे कि यह दिव्यांश और दृष्टि का बेटा है। वह तो बस उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि यह बच्चा उन्हीं के घर का है तब तो पता नहीं वह दोनों क्या करते। हीर और हर्षवर्धन दोनों ने उस बच्चे को बहुत प्यार किया। नर्स ने फिर उस बच्चे को लेते हुए कहा, लाइए, मदर को होश आ गया होगा, उन्हें दे आते हैं। हर्षवर्धन उस बच्चे को नर्स को देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे देना तो पड़ता ही। हर्षवर्धन ने वह बच्चा नर्स की गोद में दे दिया और खुद हीर को लेकर अस्पताल से बाहर आने लगा। हर्षवर्धन और हीर हॉस्पिटल के बाहर ही पहुंचे कि सामने से दिव्यांश, शिवाय, विराज और
पैंथर आते दिखाई दिए। चारों के हाथ में थोड़ी चोट लगी हुई थी। चारों ही अपनी बैंडेज करवाने आए थे। अगले ही पल चारों एक रूम में बैठे थे, जहां कुछ नर्स उन चारों और रघुवंशी मेंशन की बॉडीगार्ड की चोट की बैंडेज कर रही थी। दिव्यांश ने बैंडेज करवाने के बाद हर्षवर्धन की तरफ देखकर पूछा, चाचू किसकी डिलीवरी हुई है? कौन है वह लड़की? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, मुझे नहीं पता। दिव्यांश रास्ते में कोई उस लड़के को मार रहा था, बस मैंने तो जाकर उसे बचा लिया। उस लड़के ने ही कहा था कि उसके मालिक की बेटी प्रेग्नेंट है, उसे अस्पताल ले जाओ, तो मैंने बॉडीगार्ड से कहकर उसे अस्पताल भिजवा दिया। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि अपने बच्चे को पकड़े हुए रो रही थी। दृष्टि ने अपने बच्चे को सीने से लगाया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पूर्वी दृष्टि को देखकर बहुत उदास थी, लेकिन वह कहती भी क्या? वह जानती थी दृष्टि का दुख निकल रहा है, आखिर वह बिना शादी के माँ जो बन गई। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन अपने भतीजे के साथ अस्पताल से बाहर आ गया और तभी उन्होंने अपनी आंखों के सामने वरदान और शौर्य को आते हुए देखा। उन दोनों को देखकर दिव्यांश ने हैरानी से हर्षवर्धन को देखा। हर्षवर्धन ने कंधे उचका दिए। दिव्यांश के कानों में कुछ बातें गूंजने लगी। दिव्यांश बेटा हुआ तो अपने बेटे का नाम देव रखना, और बेटी हुई तो अपनी बेटी का नाम दिव्यांशी। सर, दृष्टि भाभी इतनी मोटी कैसे हो गई यार? पैथर, या दृष्टि इतने ढीले कपड़े क्यों पहनती है? दिव्यांश को याद आया कि दृष्टि खाने में भी नखरे करती थी। दिव्यांश को याद आया कि दृष्टि उस दिन कमरे के वॉशरूम में भी वोमिटिंग कर रही थी। दिव्यांश को याद आया कि दृष्टि उससे ज्यादा गुस्सा क्यों करती थी। दिव्यांश को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो जिस लड़की की डिलीवरी हुई है वह उसकी दृष्टि ही है, यानी दृष्टि ही प्रेग्नेंट थी और उसे पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि का रो रो कर बुरा हाल था। दृष्टि ने अपने बच्चे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूमकर रोते हुए कहा, काश तुम्हारे डैडी भी हमारे साथ होते, काश मैंने तुम्हें शादी के बाद जन्म दिया होता, काश मैं अंधी ना होती, काश तुम्हें मम्मा और पापा दोनों का प्यार मिलता। दृष्टि रोते हुए आगे बोली, उम्मीद करती हूँ जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस बात को समझोगे कि मैंने तुम्हें बिना शादी के जन्म क्यों दिया। भगवान मुझे इतनी क्षमता दे कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। दृष्टि ने फिर उस बच्चे को चूमते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम्हें अपने डैडी की याद ही नहीं आएगी। इतना कहकर दृष्टि ने फिर से उसे अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। और तभी दृष्टि ने अपने हाथों पर किसी का हाथ महसूस किया। उन हाथों ने दृष्टि से उस बच्चे को लेकर कहा, सिकंजी, तुम इसे डैडी का प्यार क्यों दोगी? इसे डैडी का प्यार मैं दूंगा। वह कोई और नहीं, दिव्यांश था। दिव्यांश ने जब वरदान और शौर्य को अस्पताल के बाहर देखा तो उसे शक हुआ, इसलिए उसने शौर्य से जाकर डायरेक्ट पूछ लिया तो शौर्य ने उसे सब कुछ बता दिया। दिव्यांश अब वहां एक सेकंड भी नहीं रुका और भागता हुआ दृष्टि के पास आ गया। दृष्टि के पास आया तो उसने देखा दृष्टि अपने बच्चे को गले लगाकर रो रही थी। दिव्यांश की बातें सुनकर दृष्टि के मुंह से धीरे से निकला, मिस्टर रघुवंशी आप यहाँ? इस पर दिव्यांश ने अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, हाँ मिस्टर रघुवंशी यहाँ हैं। दिव्यांश ने कहा, दृष्टि, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुमने इस बच्चे के बारे में मुझे नहीं बताया? हमारे बीच जो कुछ हुआ क्या उसमें सारी मेरी गलती थी, तुम्हारी गलती नहीं थी? क्या मैं तुम्हें अपने पास से जाने के लिए नहीं कहा था? क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? बताओ दृष्टि, तुमने सारा इल्जाम मुझ पर थोप दिया। क्या सच में मेरी गलती थी? दृष्टि कुछ नहीं बोली, क्योंकि दिव्यांश जो कह रहा था वह सच था। दिव्यांश बेशक उस दिन गुस्से में था, लेकिन उसने दृष्टि को जाने के लिए कहा था। लेकिन दृष्टि अपनी जिद पर अड़ी रही और दिव्यांश उसके साथ गुस्से में इंटीमेट हो गया। उसके बाद भी वह 4 बार करीब आए और चारों बार उन दोनों की मर्जी शामिल थी। सच था, दिव्यांश ने दृष्टि के साथ जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वह दोनों जब करीब आते थे तो दोनों को ही सुकून मिलता था। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि और ज्यादा रोने लगी। दिव्यांश तो अपने बच्चे को सीने से लगाए उस खुशी को महसूस कर रहा था। दिव्यांश को तो यकीन ही नहीं था कि वह डैडी बन गया। उसे तो लगा अभी वह दृष्टि को मनाएगा, उससे शादी करेगा और तब कहीं जाकर साल 2 साल में वह डैडी बनेगा। लेकिन दृष्टि ने तो उसे 9 महीने में ही गुड न्यूज दे दी थी।
थोड़ी देर बाद पूरी रघुवंशी फैमिली उस कमरे में आ गई। शिवाय ने उस बच्चे को गोद में लेकर कहा, भाई मुझे भी दे, मैं भी देखूं कितना प्यारा बेबी है। या पीहू की बच्ची तो मुझे बेवकूफ़ बना देती है, लेकिन अब तो मैं अपने भतीजे के साथ बहुत मस्ती करूंगा। दिव्यांश दृष्टि के पास गया। दृष्टि अभी रो रही थी। दिव्यांश दृष्टि के पास बैठा और उसने दृष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर चूमते हुए कहा, सच में दृष्टि, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? क्या सच में मेरी ही गलती थी? कितनी बार तो माफी मांग चुका हूँ। क्या इस बच्चे के बारे में जानने का मेरा हक नहीं था? क्या तुम नहीं चाहती कि इस बच्चे को रघुवंशी का नाम मिले? दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि और ज्यादा रोने लगी। दिव्यांश ने दृष्टि का सिर अपने सीने पर रख लिया, उसे सहलाने लगा। दृष्टि तो फूट फूट कर रो रही थी। दिव्यांश ने कहा, अच्छा रोना बंद करो, मैं तुमसे नहीं कहता कि मुझे माफ कर दो, लेकिन इस बच्चे पर मेरा भी पूरा हक है और अब तुम माँ बेटा मेरे साथ रघुवंशी मेंशन चलोगे और तुम मना नहीं करोगी, और इस बार तुमने मना किया तो मैं तुम्हें और हमारे बेटे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। दृष्टि तो अभी दिव्यांश के सीने पर सिर रखकर रो रही थी। दिव्यांश ने बहुत कसकर दृष्टि को पकड़ा हुआ था। वहीं हर्षवर्धन भी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश था। हर्षवर्धन उस बच्चे को गोद में लिया और हीर को कोहनी मार कर कहा, मुबारक हो पीहू की मम्मी, तुम दादी भी बन गई। यह सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली हंसने लगी। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर की आंखों में शर्म आ गई, क्योंकि हर्षवर्धन ने जो कहा था सच कहा था। इस पर शिवाय ने कहा, हाँ सिंड्रेला चाची, और हमारे चाचू को देखो, भरी जवानी में दादा बन गए। शिवाय ने फिर बच्चे को खिलाते हुए कहा, तो मिस्टर छोटे दिव्यांश, तुम भी हमारी तरह ही इन्हें चाचू कहोगे या दादाजी कहोगे? थोड़ी देर बाद बच्चे को वरदान ने गोद में लेते हुए कहा, आखिर मैं भी तो देखूं, मैं भी तो नाना बन गया। सौर्य ने भी बच्चे को गोद में लेकर कहा, अंकल मैं भी तो मामा बना हूँ, मुझे भी तो दिखाओ देखूं तो दिव्यांश का गुस्सा आकर बाहर कैसा लगता है। आखिर दृष्टि का सबसे ज्यादा गुस्सा तो मैंने ही झेला है। इस पर तो पूरे रघुवंशी फैमिली ठहाके मारकर हंसने लगी। दृष्टि अब चुप हो गई थी। दिव्यांश की नजर दृष्टि पर टिकी हुई थी। दिव्यांश ने दृष्टि के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और करीब जाने लगा। दृष्टि ने जैसे ही दिव्यांश की सांस अपने चेहरे पर महसूस की, उसके सीने पर हाथ रख कर कहा, मिस्टर रघुवंशी, यह सच है और मैंने आपको माफ नहीं किया, इसलिए मुझसे दूर रहिए। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने पलट कर कहा, मैं दृष्टि को किस करने वाला हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम सब अपना मुंह घुमा लो, नहीं तो मैं सबके सामने ही किस कर लूंगा। वरदान और हर्षवर्धन तो दोनों ही दिव्यांश को हैरानी से देख रहे थे, जबकि दृष्टि ने तो अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। दिव्यांश वरदान और हर्षवर्धन को देखकर बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आप मुझे ऐसे देखोगे तो मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। धीरे धीरे कमरे से सब बाहर चले गए, क्योंकि सब जानते थे दिव्यांश अब रुकने वाला नहीं है। वैसे भी उसने बहुत इंतजार कर लिया। दिव्यांश फिर से दृष्टि के पास आकर बोला, अब कोई नहीं है, अब तो करने दो। इस पर दृष्टि ने कहा, लेकिन मैंने आपको माफ नहीं किया, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी यहाँ से चले जाइए। दृष्टि यह बातें बोल तो रही थी, लेकिन उसका मन कर रहा था कि दिव्यांश अब हमेशा उसके पास ही रहे। सच था, दिव्यांश पर दृष्टि को गुस्सा बस इसलिए आता था क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी, वरना वह दिव्यांश से प्यार ही करती थी। वह चाहती थी कि दिव्यांश उसे मनाए और हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। दिव्यांश फिर से दृष्टि की तरफ झुकने लगा। दृष्टि ने झुकी नजरों से फिर कहा, मिस्टर रघुवंशी, मैंने अभी आपको माफ नहीं किया। इस पर दिव्यांश ने अपने गाल दृष्टि के गाल पर रख दिए और कहा, मुझे तुम्हारी माफी चाहिए भी नहीं। मुझे तुम्हारी माफी का क्या करना, अब तो मैं पूरी की पूरी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगले ही पल दिव्यांश ने अपने होंठ दृष्टि के होंठों के ऊपर रख दिए और उसे किस करने लगा। दृष्टि के हाथ भी दिव्यांश के कॉलर पर कस गए। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अगले ही पल दिव्यांश ने दृष्टि को खुद से दूर किया और फिर से कसकर गले लगा लिया और फिर उसके कान को चूमते हुए कहा, दृष्टि, मैं जानता हूँ कि अभी 2-3 महीने मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। क्या होगा आगे जानने के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।